Assalamualaikum everyone, this is me Aisha Mentwali. I'm taught at Rehan School in Campbell. I'm 15 years old. आज हमारे साथ एक न्यू गेस्ट है, बहुत अमेजिंग और न्यू गेस्ट है जिनका नेम है सर साजिद, और आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे, जो मेरा बहुत पहले से ड्रीम था कि मैं इनका इंटरव्यू करूं। तो आज मेरा ड्रीम पूरा होने जा रहा है, तो बहुत खुश हूँ मैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड थैंक यू वेरी मच। सो हम वेलकम करते हैं आपने। लाइक हम मुझे आपको पता नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप आई थिंक हेड हैं यहाँ स्कूल में, या फिर मुझे इतना पता नहीं है आपके बारे में, लेकिन आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मैं आपको जान सकूँ और हमारे ऑडियंस भी आपको जान सकें। हाँ बिल्कुल आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया फ़र्स्ट ऑफ ऑल्सो इन हैविंग मी इन योर शो। और जैसा कि आप बेसिकली जानती हैं, मेरा नाम जो है वो एच वी साजिद है, और मैं रेहान फाउंडेशन में एज हेड ऑफ इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स एंड जॉब इनक्यूबेटर और साथ हेड ऑफ एचआर जो है वो अपनी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपने आपका फर्स्ट जो रेहान स्कूल में था वो कैसा था, और आज कैसा, मतलब आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा रेहान स्कूल में? रेहान फाउंडेशन को ज्वाइन करने का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त रहा। और ये बात है आज से कोई एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो कोई 3 साल और 3 दिन पहले की ये बात है। तो 6 मई को बेसिकली मैंने जो है वो 2022 में रेहान फाउंडेशन को मैंने ज्वाइन किया था। अब ये अप्रैल है, ऑलमोस्ट 3 थे। तो अच्छा, अब जो ज्वाइन करने का सिनेरियो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। मुझे बेसिकली सिर्फ 1 से 2 महीने ही हुए थे और मैंने सर रेहान को बेसिकली फॉलो करना शुरू किया था। और उसी में सर रेहान की एक पोस्ट थी कि जी ही वाज लुकिंग फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर। तो मैंने उस पर कमेंट किया और मुझे सर रेहान का मैसेज आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी मैं तो कराची के लिए हायरिंग कर रहा हूँ, आप तो लाहौर बेस्ड हैं। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा नहीं मैं तो कराची में रह रहा हूँ। तो फिर मैंने जब अपनी फेसबुक की प्रोफाइल देखी तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि हाल ये था कि हम अपनी प्रोफाइल पे अपनी लोकेशन तक अपडेट नहीं करते, जो कि अब तो हम सिखाते हैं ना कि जी आप अपनी प्रोफाइल अपडेट रखें, ये सारी चीज़ें करें। तो मैं तो उस वक्त बिल्कुल ही बस कहता था फ़न के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, करते रहे, लोकेशन वगैरह डजेंट मैटर। तो खैर सर यहाँ से गुफ्तगू चली, रमज़ानों का टाइम था और जो है 4 रातों तक सर रेहान के साथ मेरी तकरीबन 12 सवा 12 बजे फेसबुक मैसेंजर के ऊपर गुफ्तगू शुरू होती थी और सहरी तक 3:30 सवा 3 बजे तक हमारी बात चलती रही। तो वो न्यू एक्सपीरियंस इस तरीके से था कि एक तो आप किसी से आप बात कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो सिर्फ मैसेंजर के ऊपर कर रहे हैं, कॉल पे भी नहीं कर रहे हैं ना, और वो भी सारी बातें रिटर्न में कर रहे हैं, ना वॉइस नोट है ना मैसेंजर कॉल है। तो सर रेहान ने काफ़ी सारी चीज़ें मेरे बारे में जानी, मुझसे पूछा कि जी आप क्या करते हो, कैसे करोगे? फिर उन्होंने मुझे अपने बारे में बताया, अपने चैलेंजेस बताए, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर उनको क्यों चाहिए। तो वो 4 रातों तक ये गुफ्तगू हमारी चलती रही, जिसमें पहला सरप्राइज़ उन्होंने मुझे ये दिया, डिस्कस होने के बाद कहा कि आप ना मुझे अपनी वीडियो सीवी बना के भेज दें, और एक इंग्लिश में, एक उर्दू में। तो मैं चूँकि तकरीबन 7 साल मुझे एचआर में हो गए थे और मैंने पाकिस्तान के 34 सिटीज़ में तकरीबन पाकिस्तान की अच्छी खासी लोकल एंड एमएनसीज़ कंपनी के साथ काम किया, वहाँ आज तक ऐसा हुआ नहीं। तो ख़ैर चूँकि मैं कैमरा शाय नहीं हूँ, मेरे लिए बड़ा आसान था। मैंने उसी वक़्त मोबाइल उठाया, एक वीडियो इंग्लिश में रिकॉर्ड करी, एक उर्दू में रिकॉर्ड करी और जी सर रेहान को मैंने भेज दी। तो सारी गुफ्तगू हुई, 4 रातों के बाद सर रेहान ने कहा कि ठीक है, मैं आपको जो है वो कल, चूँकि वो सर रेहान उस वक़्त भी यूएस में ट्रैवलिंग कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं कल आपको पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक 4 बजे जो है मैं आपसे कॉल पे बात करूँगा। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हुआ कि चलो फाइनली, मैं टाइपिंग करने से अब कॉल पे तक तो कहानी आई। तो ख़ैर उसके बाद जुम्मे के बाद जो है जब सर रेहान की कॉल आई और उन्होंने मुझसे कहा कि जी मुझे जो कुछ आपके बारे में जानना था, इंटरव्यू करना था, वो तो मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो अब आप मेरा इंटरव्यू करें। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैं आपका इंटरव्यू, मतलब समझ ही नहीं आया ना मुझे, बड़ा बिल्कुल एक नॉन ट्रेडिशनल सा लगा। तो मुझे फिर सर रेहान ने ये कहा कि देखें, जब मैंने आपको हायर करना था तो मैंने आपके बारे में 100 चीज़ें पूछी हैं, अपनी तसल्ली कर ली कि जी आप मेरी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब ये आपका भी तो फ़र्ज़ है ना, अब जिसके लिए आप काम करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको भी तो पता होना चाहिए। और क्योंकि मैं तो भाई बहुत मुश्किल हूँ, मुझे डील करना, मेरे साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के लिए, क्योंकि मैं नॉन ट्रेडिशनली चीज़ों को डील करता हूँ। तो मैंने उनको ये कहा कि सर प्रेशर हैंडलिंग तो मैं वैसे ही शुरू से करता हुआ आ रहा हूँ, इतने
लोगों के साथ 700-800 लोगों के साथ काम किया है, इतने लोगों की टीम मैनेज की है, तो मेरे लिए कोई मसले वाली बात नहीं है। तो ये एक जर्नी थी जो सर रेहान के साथ मेरी शुरू हुई और आज मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें हमारी चेंज हुई हैं, बहुत कुछ सीखा है, नई चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप हुई हैं। तो ये है एक छोटी-सी कहानी। ओके, दैट्स ग्रेट। सो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी थी आपकी। सो मुझे ये बताएँ कि आपकी स्टडी कितनी है? सॉरी आपकी वॉइस ब्रेक हुई, दोबारा कहेंगी? मैं कह रही थी कि आपकी स्टडी क्या है? आपकी आवाज़ स्लो है। अब आ रही है आपको मेरी वॉइस ठीक से? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है, दोबारा पूछें प्लीज़। मैंने कहा मैं कह रही थी कि आपकी स्टडी क्या है? स्टडी कह रही हैं आप? यस। ओके। मैंने बेसिकली मास्टर्स किया है एमबीए इन एचआर में। मैंने मास्टर्स किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और उसी के साथ साथ मैं लेबर लॉ डिप्लोमा सर्टिफाइड भी हूँ। ये मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है और फिर बाकी साथ साथ एचआर से रिलेटेड जो नई नई चेंजेस आती रहती हैं, नए ट्रेंड्स हैं, नई अपडेट्स है, तो वो साथ साथ कोर्सेस जो है वो लर्निंग चलती रहती है। ओके, सो मुझे बताएँ कि आपको जब आपने मतलब फर्स्ट डे था जब आपने सरेहान के साथ काम करने का, तब आपका मतलब आपने क्या-क्या सीखा तब से रेहान से और अब तक आपने क्या-क्या सीखा है? देखिए सर, रेहान से जो सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने सीखी है ना, वो ये है कि जस्ट डू इट। हमारा सबसे बड़ा अलमिया है, मेरे अपने साथ भी था और आज बहुत सारे लोगों के साथ भी है, वो ये है कि जी हम सबको ना परफेक्ट बनने का बड़ा शौक होता है। तो जिसकी वजह से हमें नुकसान ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम फ़ौरन वो हम जो है नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मुझे नया टास्क मिला, मुझे वो चीज़ नहीं आती, तो मैं क्या करूँगा कि मैं उसके लिए परफेक्ट बनने के चक्कर में उसको करूँगा ही नहीं। या तो मैं उस चीज़ को डिले करता रहूँगा और जब वो नहीं होगी, जब पूछा जाएगा तो जी आप परेशान होंगे कि अब क्या जवाब दें, ये तो किया ही नहीं। और उसके लिए फिर बहाने बनाएँगे, किसी न किसी को ढूँढ के लाएँगे कि यार इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दो कि इसकी वजह से मेरा ये काम नहीं हुआ। ये हर जगह ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज़ सीखने को मिली वो सर रेहान हमें ये सिखाते हैं कि परफेक्ट के पीछे ना भागें, आप इसको कर दें, सही होगा, गलत होगा वो तो जब फीडबैक मिलेगा, उसके बाद आप इसको कर लें। तो मेरे लिए भी एक बड़ा ये चैलेंज ये होता था कि मैं जब कहता हूँ कि जी मैंने 10 साल एचआर में काम किया है, मैं पॉलिसीज़ बनाता था, तो मुझे अपने हिसाब से लगता था कि ये सारी सही हैं। इसके अंदर अगर कोई गलती निकाले ना तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि यार गलती कैसे निकाल रहे हो, एचआर वाला तो मैं हूँ, तुम तो एचआर के हो भी नहीं। तो लेकिन सीखने को ये मिला कि जब आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप एक सिंगल माइंड के साथ बनाते हैं, लेकिन जब आप बाकी लोगों के साथ एंगेज होते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, तो हर बंदा अलग अलग एक्सपीरियंस रखता है। वो जब फीडबैक देता है तो उससे चीज़ें बहुत इम्प्रूव होती हैं। तो मुझे जो ये चैलेंज आता था कि नाराज़गी यहाँ हो जाती थी कि यार बनाई तो मैंने, तुम गलतियाँ कैसे निकाल लो, अब वो नहीं होता। तो अब हम कहते हैं कि बल्कि खुद पॉलिसीज़ जब बनती है वो पॉलिसीज़ बना के मैं सबके साथ शेयर करता हूँ कि जी इसको रिव्यू करो और इसमें गलतियाँ निकालो जितनी निकाल सकते हो। उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो मैंने मिस की है वो दूसरे की तरफ से आती है, तो वो एक बहुत अच्छी पॉलिसी बन जाती है और उसके है जो मैंने चीज़ जो है वो सर रेहान से सीखी और मैं इसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। सो मुझे बताएँ कि आपने अपने नेम के साथ लगाया जॉब वाला, तो इसका क्या मतलब आपने ये क्यों लगाया और आपने अब तक कितनी जॉब्स दे दी हैं मतलब लोगों को ढूँढ के? आपको मेरी वॉइस आ रही है? हेलो सर, आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी, आई थिंक इंटरनेट हमें अभी भी तंग ही कर रहा है, तो आप सवाल दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज़? जी, आपको अब मेरी वॉइस आ रही है? हाँ।
ओके, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने अपने घर जॉब वाला लगाया हुआ है, तो आपने अब तक कितने बच्चों को जॉब दिला दी है? अगर आप मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल विजिट करेंगे सो यू विल सी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज तक जो है वो लोकल लोकल से मुराद यानी पाकिस्तान में 20,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो मैं जॉब्स दिलवा चुका हूँ और 1,000 जो है वो मेरी ग्लोबल हायरिंग्स रह चुकी है। तो मैं कोई 2015 से बेसिकली ये काम कर रहा हूँ। शुरू में मैं ये काम फ्री में करता था, चूँकि मेरा पैशन था, मुझे अच्छा लगता था जी लोगों को जॉब्स दिलवाना और जितना हेल्प आउट कर सके। तो बेसिकली शुरू से ही ना मैं इस चीज़ में बड़ा इन्वॉल्व था। मुझे याद है आज से कोई 17-18 साल पहले जब मैं मैट्रिक और इंटर में था तो मुझे उस वक्त ना इंटरव्यू देने का बड़ा शौक होता था। तो मैं क्या करता था, मैं डिफरेंट जो इवनिंग्स के कॉल सेंटर्स होते थे वहाँ जाता था, इंटरव्यू देता था, सिलेक्ट हो जाता था, उसके बाद वहाँ जॉब पे नहीं जाता था। तो ये शुरू से ही एक प्रैक्टिस रही, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ इंटरव्यू देने का। और फिर 2015 में जब प्रॉपर स्टार्ट किया एचआर, तो उससे पहले ही मैं क्या करता था, मैं लिंक्डइन के ऊपर अपना एक अच्छा नाम और इमेज मैं बना चुका था। मेरे पास 50,000 प्लस फॉलोवर्स थे मेरी पुरानी आईडी के ऊपर, बल्कि इनफैक्ट 65 थे एग्जैक्ट अमाउंट जो है। तो अब उसमें ये होता था कि मैं क्या करता था, इधर से किस कंपनी की जॉब आई उसको पिक किया, उधर शेयर करी, डेटा कलेक्ट किया और दूसरे एचआर को जो है वो मैं प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करके दे देता था। तो उससे मुझे दो फायदे हुए, एक तो मेरा नाम क्रिएट होना शुरू हुआ, लोगों को पता चलना शुरू हुआ कि यार ये कोई एक शख्स है जो लोगों को जॉब्स लगवा के देता है। और फिर पाकिस्तान की तकरीबन हर कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट से मेरे ताल्लुकात बनना शुरू हो गए, लोगों ने जानना शुरू कर दिया। तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला हर इंडस्ट्री का, चूँकि काम करने का तरीक़ेकार डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से जो है वो सिलसिला चला है और फिर मेरी जो जॉब थी उसमें भी मैं बल्क हायरिंग करता था। एक टाइम में हमें टारगेट मिलता था कि 1 हफ्ते के अंदर आपने 150-200 लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट्स के लिए आपने हायर करके देने हैं। तो चूँकि बल्क हायरिंग का तजुर्बा रहा तो उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि जी 20,000 से ज़्यादा जो है वो हायरिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह मैं करा चुका हूँ। सारा डेटा मेरे पास मौजूद है जिन-जिन लोगों की मैंने हायरिंग्स की हैं। तो बस इस तरीके से जो है वो चल रहा है मामलात। ओके, सो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आप जैसे होता है ना छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, वो मतलब कुछ बच्चे होते हैं जो शरारती होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत इनोसेंट होते हैं, तो आप छोटे होते हैं आपका नेचर किस तरह का था? इनोसेंट था या फिर शरारती था? आप किस तरह के थे छोटे होते? मैं बचपन में से लेके अब तक इनोसेंट शरारती बच्चा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ये दोनों कैसे होगा एक साथ, ये तो एक होना चाहिए, या तो मासूम हो या शरारती हो। तो अ, मैं जो है वो बचपन से ही एक तो थोड़ा सीरियस सीरियस भी मैं रहता हूँ, और लेकिन मैं शरारती जो एक अंदर वाला एक बच्चा होता है ना, चुलबुला वाला, वो डेफ़िनेटली मौजूद है। तो मैं क्या करता था, मैं शरारतें करने के बाद जो है ना वो इनोसेंट फेस अपना आगे कर देता था। उससे मुझे बड़े फ़ायदे ये हुए कि जी कोई कम ही यकीन करता था कि यार ये शरारत इसने की होगी, बोलते हुए नहीं यार ये नहीं करेगा, ये शरारत किसी और ने की होगी। तो मैं इस तरीके से रहा हूँ। और वैसे अगर मैं पर्सनैलिटी वाइज़ अगर मैं अपने बारे में आपको खुद बताऊँ, तो मैं इंट्रोवर्ट हूँ और बचपन से ही रहा हूँ, और मुझे बेसिकली अकेले रहना ज़्यादा पसंद है। अपना जो जिसे हम मी टाइम कहते हैं, वो मुझे स्पेंड करना बहुत पसंद है। लेकिन जब से मैं एचआर में आया, मेरी कनेक्शन बिल्डिंग्स हुई, तो अब मेरी जो पर्सनैलिटी है वो सिचुएशनल है। आप अगर मुझसे कभी इन पर्सन मिलेंगे तो आप कभी भी ये अज्यूम नहीं कर सकते कि मैं इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी हूँ। आप कहेंगे ये तो इतने लोगों से घुलने मिलने वाले हैं, इतना बातें भी करते हैं, इतना एंगेज होते हैं। तो वो जो कि एक पर्सनैलिटी डेवलप हो गई सिचुएशनल की, तो वो मैं ऐसा लगता हूँ। बट अगर मुझे कभी मौका मिला अकेले टाइम स्पेंड करने का, तो मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन टाइम है कि जी अपने साथ जो वक़्त बिताया जाता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। जी। सर जैसे मतलब छोटे जैसे मैं अपनी एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब मैं मतलब मैं किस क्लास में थी, 8th क्लास में थी तब मैं ना एक दफ़ा ऐसा हुआ था हमारे साथ कि हमारा ना टीचर का लेक्चर ऑफ था, मतलब हमारी टीचर आई नहीं थी, एब्सेंट थी, तो हम ना वैसे घूम रहे थे स्कूल में, तो एक छोटे बच्चों की क्लास थी, जैसे नर्सरी प्रेप की क्लास होती है ना, वैसे थी, तो मैं वहाँ पे टीचर नहीं आई थी, तो हम उस क्लास में चले गए, तो हमने कहा कि हमें आपकी टीचर ने यहाँ भेजा है पढ़ाने के लिए, तो हमने उन्हें मतलब इतना डाँटा भी था, उन्हें मारा तो नहीं था, लेकिन मतलब बहुत मज़ा आता है छोटे बच्चों को पढ़ाने का। तो इस तरह का आपने कुछ किया है मतलब जैसे छोटे-छोटे बच्चों को तंग करना, इस तरह का हुआ है कभी स्कूल में? मुझे नहीं पता मुझे ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। छोटे को तो नहीं, मैंने अलबत्ता बड़ों को बहुत तंग किया है।
और ये मैंने आज तक शेयर की नहीं है, बट आई डोंट नो इसका इम्पैक्ट क्या जाएगा, बट चले मैं शेयर कर देता हूँ। तो हम बेसिकली जिस टाइम आई थिंक सर कंटिन्यूटी शो हो गया, सो हम वेट करते हैं सर के लिए। आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है आपकी वॉइस। ओके। तो मैं बेसिकली बता रहा था, एक उसमें तो हम बेसिकली कॉलेज के टाइम में हम क्या करते थे, हम क्लासेस ना बहुत बंक मारते थे। तो एक मेरा ग्रुप भी थोड़ा सा एक डिफरेंट है। तो हम क्या करते थे, हमारे वहाँ पर एक पार्क होता था और वहाँ पर सुबह ऑफिस के कुछ शरारती लोग जो है ना, वो ऑफिस छोड़ के वहाँ घूमने चले जाते थे। तो वहाँ पे बेसिकली हम क्या करते थे कि हम वहाँ जाते थे उस पॉइंट पर। 20 से 22 लोगों का हमारा ग्रुप होता था। हम सुबह कॉलेज जाते थे, एक दो सेशंस लेते थे, उसके बाद वहाँ से बंक मार के जो है वो हम उस पॉइंट पर चले जाते थे। और वहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी और नज़रिए से आते थे, तो हम उनको बहुत ज़्यादा तंग। आपकी वीडियो स्टक हो गई और वॉइस भी। जी, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं पता आज इस इंटरनेट को मेरे क्या हो गया, आज ये ज़रूरत से ज़्यादा ही तंग कर रहा है। तो बस ये हम शरारतें करते थे कि जी हम उन लोगों को जो है ना वहाँ से भगा भगा देते थे, उनको तंग कर देते और वो बस हमें कोसते हुए वहाँ से चले जाते थे। ओके। ऐसे मुझे एक सर मनोज ने भी बताया था कि उन्हें जब वो स्कूल लाइफ में उनकी जो स्कूल आई थी उसमें उन्हें बहुत मार पड़ती थी घर से भी और स्कूल से भी, कि वो मतलब वो जब उन्हें स्कूल आने का दिल नहीं करता था तो वो घर में बहाना बनाते थे कि मेरे सर में दर्द होता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मुझे लगता है कि सर मनोज भी बहुत शरारती थे और यूट्यूब। ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि आपको आपकी फेवरेट कंट्रीज कौन सी हैं जहाँ पे आप विजिट करना चाहते हैं? सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी, अब आ रही है। मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि आप किन कंट्रीज़ में विज़िट करना चाहते हो, जो आपकी फेवरेट कंट्रीज़ हैं? जी, आप पूछें सवाल। मैं ये कह रही हूँ कि आपकी फेवरेट कंट्रीज़ कौन-सी हैं, जहाँ पे आप विज़िट करना चाहती हैं? आपकी आवाज़ स्लो है, दोबारा
अगर आप प्लीज थोड़ा सा लाउड कर दें। ओके, अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस। ओके, मैं ये कह रही हूँ कि आपकी फेवरेट कंट्रीज़ कौन-सी हैं, यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं? आई थिंक इंटरनेट इशू हो गया। ओके, सो हम वेट करते हैं। सर, आपका मेरी वॉइस आ रही है? जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। ओके, मैं ये कह रही थी कि आपकी फेवरेट कंट्रीज़ कौन-सी हैं, यहाँ पे आप विज़िट करना चाहते हैं? मैं विज़िट जो करना चाहता हूँ वो वैसे तो बहुत सारी हैं, और मुझे वैसे चूँकि ट्रैवलिंग का और एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूबा डाइविंग, मोटर ग्लाइडिंग, मैं जो है वो कर चुका हूँ। और ट्रैवलिंग की जहाँ तक बात की तो बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत लिमिटेड कंट्री विज़िट करने का एक्सपीरियंस रहा है, जिसमें दुबई, थाईलैंड, बाकू और मलेशिया है, और इसके साथ-साथ जो है वो तुर्की। बस ये गिने-चुने 3-4 जो है वो कंट्री मैंने अभी तक विज़िट किए हैं। बाकी तो जैसे-जैसे मौका इंशाल्लाह लगेगा तो कर लेंगे विज़िट। ओके, सो मुझे ये बताएँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब उन कंट्रीज़ को विज़िट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? इट्स ओके, आई थिंक आपका ज़्यादा इंटरनेट इशू हो गया, तो हम इस इंटरव्यू को यहाँ पे एंड कर देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड लास्ट में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मुझे आ रही, कोई बात नहीं, कंटिन्यू रखना है, ऐसा कभी-कभी हो जाता है, और मेरा ख़्याल है हमें इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि जी जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी के प्रॉब्लम्स हैं बहुत ज़्यादा। तो अभी मेरे पास अनफॉर्चुनेटली आज मुझे नहीं समझ आ रहा आज क्या हो रहा है। आज ऑफ़िस का नेट भी बहुत स्लो है, और नॉर्मली मैं अपना डाटा साथ-साथ यूज़ कर रहा होता हूँ, तो वो भी आज साथ नहीं दे रहा। तो कोई बात नहीं,
इस तरीके के मामला तो आते रहते हैं। असल तो हमारी लर्निंग बेसिकली ये होती है कि हम ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली क्या होता है, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये शिट इसको आज ही होना था, अब क्या करें, अब दोबारा करें। तो मैं कहता हूँ यार कोई बात नहीं, जस्ट डू इट। ये प्रॉब्लम तो ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आते रहेंगे। आप अलबत्ता साथ-साथ चलते रहें। तो कोई बात नहीं। ये आई होप कि ये आपका एक बड़ा फर्स्ट एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि जी इतने डिस्टर्ब्ड इंटरनेट के बाद भी जो है वो हम अपने सेशंस को कंटिन्यू ही कर रहे हैं, और हम भी थोड़े से ढीठ हो गए हैं कि जी हम भी करेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा होता है, और यही यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि बाकी लोग भी सीखें, परेशान ना हो, होती रहती हैं चीज़ें। अच्छा, अब आपका जो सवाल था ट्रैवलिंग के हवाले से, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैं कोई बहुत ज़्यादा कंट्री तो विज़िट नहीं करी, बस गिनी-चुनी 3-4 का ही एक्सपीरियंस फ़िलहाल अब तक हुआ है, जिसके अंदर जो है वो बाकू है, दुबई है, तुर्की है, मलेशिया है, बस ये 4 कंट्रीज़ जो है वो अब तक विज़िट करने का एक्सपीरियंस रहा है। एडवेंचर का अलबत्ता मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, तो ज़िंदगी में कहते हैं कि एक दफ़ा सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अब तक स्कूबा डाइविंग, मोटर ग्लाइडिंग, जेट स्की, बोटिंग, हाइकिंग और फ़ॉर्मूला कार रेसिंग और इस तरीके की और दीगर जितनी भी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारी कर चुका हूँ, और आज भी कोशिश होती है जब भी कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो इन टर्म्स ऑफ एडवेंचर है, फूड है, तो वो मैं लाज़मी ट्राई करता हूँ। ओके, सो मुझे बताएँ कि आपका जो आपने कंट्रीज़ आपने बताया जो विज़िट की तुर्की वग़ैरह और दुबई वग़ैरह, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या-क्या सीखा आपने वहाँ से न्यू लर्निंग कोई सीखी हो, जो आपको सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगी और सबसे ज़्यादा अच्छी लगी हो? बिल्कुल देखें, अब बात बात आ जाती है मेरे मेरे हिसाब से, अगर आप देखेंगी तो यस, लॉ वाइज और बाकी पॉलिसी वाइज तो बहुत अमेजिंग। अब अगर आप, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का एक्सपीरियंस दिया था, अब मैं आपको कहूँगा कि जब आप मेरी फेसबुक की प्रोफाइल विजिट करेंगी तो यू विल सी इन माई बायो, जिसके अंदर मैंने ये लिखा हुआ है, आई लव एंड सपोर्ट मल्टी कल्चरल फ्रेंडशिप। ये मैं 2009 से इस चीज़ के ऊपर फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, और मेरी शुरू से ही आदत रही है कि मल्टी कल्चरल के जो लोग हैं उनके साथ जो है वो ताल्लुकात बनाए जाएँ, उनके बारे में जाना जाए, तो वो एक अच्छी एक लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो आपको देती है। तो मैं ये 2008-9 से मैं इस चीज़ को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ, और नए-नए लोगों से मिलना पसंद है, डिफरेंट लोग होते हैं, तो वो एक आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हर किसी से आप कुछ सीखते हैं। मैं भी आज सीखता हूँ, मैं भी आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला डेफ़िनेटली। तो ये इस तरीके का पार्ट ऑफ लाइफ़ है, हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अब कंपेयर मैं इसलिए नहीं करता कंट्री वाइज, सिटी वाइज, क्योंकि वो चीज़ें बुरी नहीं होती, लेकिन हर चीज़ के बेनिफिट अलग अलग होते हैं, तरीक़ेकार अलग होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ ना कि लोग अच्छे या बुरे नहीं होते, भाई लोग तो लोग होते हैं। अब उनके अंदर जो टर्म्स हैं या उनका तरीक़ेकार है वो डिफरेंट हो सकता है। तो मैंने जितने भी कंट्री अदर विज़िट किए हैं, हर जगह उसके हिसाब से मैंने उसको एन्जॉय ही किया है, क्योंकि मैं एन्जॉय करने जाता हूँ, कंपेयर करने नहीं जाता। तो जब आप एन्जॉय करने जाते हैं तो बस फ़ोकस करें कि यार यहाँ आओ, जितने दिन के लिए हो बस एन्जॉय करो और वापस अपने मुल्क आ जाओ। ओके, सो मुझे बताएँ कि आपका कोई ऐसा दिन आया आपकी लाइफ़ में जो आप चाहते हैं कि वो दिन आप कभी नहीं आया आपकी लाइफ़ में? कोई ऐसा दिन आया आपकी लाइफ़ में? ऐसे तो बहुत सारे आए होंगे ज़िंदगी में, मतलब कि ऐसे ना आए, कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं लाइफ में, तो बस वो बंदा ये कहता है कि काश ये दिन नहीं आता ज़िंदगी में, बट काश का दर्द खैर कोई समझ नहीं सकता, तो काश काश ही रह जाता है। तो हैं बहुत सारे, क्या क्या आपको बताएं, मतलब छोड़ ही देते हैं मेरा ख्याल है। ओके, सो मुझे बता दें फिर कोई ऐसा दिन आया जो आप चाहते हैं कि वो बार-बार आए आपकी लाइफ़ में, बहुत अच्छा दिन आपका गुज़रा हो वो? ड्रीम का आपने कहा। मैं कह रही थी कि कोई ऐसा दिन है आपकी लाइफ़ में जो आप चाहते हैं कि बार-बार वो दिन आए, आपको बहुत अच्छा लगा वो दिन? मुझे सॉरी, सवाल लो वॉइस की वजह से समझ नहीं आया। मैं कह रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में कोई ऐसा दिन आया जो आप चाहती हैं कि वो बार-बार आए आपकी लाइफ़ में, बहुत अच्छा दिन गुज़रा हो वो आपका? वो तो शादी वाला ही होता है, वो बंदा कहता है कि या तो ये यही दिन बार बार आता रहे, या लोग कहते हैं यार ये वाला दिन दोबारा जिंदगी में ना आए। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है यहाँ तक? अब अगर ये देख लिया तो मेरे लिए मसला हो जाएगा।
मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और एक अच्छी हैप्पीली मैरिड लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एंजॉय कर रहा हूँ। और ऐसे दिन तो खैर ज़िंदगी में बार-बार नहीं आते, एक दफ़ा के ये तकदीर के फ़ैसले होते हैं, जो मिल जाएँ तो अच्छी बात है और कुछ चीज़ें फिर आपको ठोक-पीट के फिर अपने हिसाब से सेटल करनी पड़ जाती हैं। जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो सर आप लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? हम इंशाल्लाह सेशन हम दोबारा ज़रूर करेंगे और आपके सवाल मुझे बड़े इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे बट अनफॉर्चुनेटली आज उस तरीके से गुफ्तगू नहीं हो पाई। तो थैंक यू सो वेरी मच आयशा टू यू एज़ वेल कि आपने इस फ्रस्ट्रेटेड एनवायरनमेंट में अपने गुस्से को और अपनी फ्रस्ट्रेशन को भी आपने कंट्रोल किया। आई रियली एप्रिशिएट दैट और आई होप कि जी आपने एटलीस्ट इससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा कि ऐसे मोमेंट के अंदर भी आपने अपने आप को कंट्रोल रखना है और बस तो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। जी, अब मुझे गुस्सा नहीं आया क्योंकि आपके साथ बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई ना, तो इसलिए मुझे अब गुस्सा नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। थैंक यू सो मच। ओके, चलें आप अपना ख़्याल रखिएगा इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, सो एवरीवन ये थी मेरी आज की गेस्ट। बहुत अच्छा लगा फिर बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और थैंक यू सो मच अगेन एंड आई रियली लाइक हैप्पी विद यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन।